दोस्तों नमस्कार। भारतीय युवाओं का प्रदर्शन मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है। अगर हम इस प्रदर्शन को सरकार के खिलाफ देखते हैं तो इसका एक अच्छा पक्ष ये है कि मोदी जी को अपनी सरकार की रिफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहा हूं कि मोदी जी के लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों 12 साल हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में और बहुत सारी जगह पे ये सवाल उठ रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोई काम नहीं हुआ, और अगर आप उसकी गिनती करेंगे तो ये वास्तव में लिस्ट बहुत लंबी है। टूटी हुई सड़कें, गिरते हुए पुल, सुरंगों का धंसना, बच्चों की समस्याएं, महंगाई का बढ़ना, इथेनॉल की समस्या, घटता हुआ व्यापार, साथ ही बढ़ते हुए और बहुत सी समस्याएं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोदी जी इन सबसे निजात पाना चाहते हैं, लेकिन एक एक करके अगर मंत्री को हटाएंगे तो उनके ऊपर कई सवाल उठेंगे कि आज तक आपने ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है इस समय जो देश में प्रदर्शन चल रहे हैं इसका फायदा उठाते हुए मोदी जी को मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल करना चाहिए, और वो क्या होगा, कैसे होगा, इसकी आज हम चर्चा करते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी पूरी कैबिनेट बदलना क्यों जरूरी है। इससे आप ही का फायदा होगा, और अगर आप बदलते हैं उसके पॉजिटिव साइड है, और अगर आप नहीं बदलते हैं तो उसके परिणाम भी आप ही को भुगतने पड़ेंगे। पहला सवाल जो सबसे बड़ा वो ये है अकाउंटेबिलिटी गैप का। इस देश में कुछ भी हो जाए, कोई मंत्री रिजाइन नहीं करता, आप सिर्फ जूनियर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठेकेदार को पकड़ के जेल में डाल दिया, लोकल इंजीनियर को पकड़ के जेल में डाल दिया कि भाई सड़क क्यों टूटी। ये आपके जो बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, जो प्राइवेट जेट्स में घूम रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं, इनकी क्या जिम्मेवारी। अगर इनका डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, हॉस्पिटलों की हालत खराब है, सड़कें टूट रही हैं, एयरलाइंस रातों रात 2,500 फ्लाइट्स कैंसिल कर देती हैं, किसी मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता परेशान होती रहती है। तो मोदी जी कब तक, जनता तो आपको इसलिए चुन के भेजती है, पॉलिटिकल लीडर्स को, कि आप हमारी तरफ से अकाउंटेबिलिटी लें, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। तो ये जो सबसे बड़ा गैप 12 साल में इस देश में आया वो ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने अकाउंटेबिलिटी लेना बंद कर दिया। और आज जो प्रदर्शन हो रहा है, जो भारत का युवा कह रहा है कि भाई साहब नीट की परीक्षा के बाद जिन बच्चों ने आत्महत्या करी या जिनकी मौत हुई, उनके लिए जिम्मेवार कौन होगा। और क्या आपको नहीं पता कि नीट की परीक्षा अगर लीक होती है, कोई पहली बार तो हुआ नहीं। मोदी साहब के कार्यकाल में 100 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई। आपने क्या सीखा। अगर अकाउंटेबिलिटी पहले दिन तय कर दी होती तो ये नीट की परीक्षा लीक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी गैप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शुरू होता है। अब जिम्मेवारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर इस चीज को सुधारना है तो मुझे लगता है कि मोदी जी को एक बड़ा फेरबदल करना होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम। इसीलिए जब आप फेरबदल करेंगे तो आप बता सकेंगे कि परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, अगर फेलियर होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, और कुल मिला के हर मंत्री को जवाबदेही आप ठहरा पाएंगे। तो जो अभी आप पे दाग लग रहा है अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट का, आप उसको हटा पाएंगे। दूसरा मुद्दा, आप पूरी जिंदगी बोलते रहे कि भारत एक युवा देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पूरी दुनिया को आप सिखा रहे थे, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया। आपके जितने यूथ रिलेटेड मंत्रालय थे उनकी क्या परफॉर्मेंस है। क्या इन बच्चों को आपने अच्छी एजुकेशन दी, क्या आपने इन बच्चों को अच्छा स्किल सेट दिया, क्या आपने इन बच्चों को इस काबिल बनाया, ऐसा इकोसिस्टम बनाया कि ये स्टार्टअप बनाए और सक्सेसफुल हो। क्या आपके डिपार्टमेंट्स में इनको आसानी से परमिशन मिल जाती। आज भी सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर इन बच्चों को कोई समर्थन नहीं मिलता। लॉलीपॉप के नाम पे 5-10 लाख रुपए का आप अगर एक वन टाइम अगर आप लॉलीपॉप दे देते हैं तो क्या इससे इंडस्ट्री लग जाएगी। सवाल ये है, आपने इकोसिस्टम बनाया ही नहीं, और यही कारण है कि 2 लाख अगर आपके स्टार्टअप हैं तो मुश्किल से 200 या 500 ही हैं जिसकी चर्चा होती है।
बाकी कहां गए? इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए अगर आपने यूथ को कंस्ट्रक्टिव वे में एंगेज नहीं किया तो यूथ पावर बहुत ताकतवर होती है। दुनिया में जहां जहां बदलाव आया उसमें यूथ का रोल था और भारत का भी यूथ सड़कों पे आ रहा है। बदलाव की शुरुआत है। अब इसमें कितने बड़े किले ढहेंगे और किस किस के कैरियर पे और किस किस के ऊपर आंच आएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है मोदी जी, अगर यूथ को मैनेज नहीं किया तो अगले 3 साल यूथ अपनी ताकत दिखाएगा साइबर स्पेस में, सोशल मीडिया पे और सड़कों पे। मुश्किल होगी और साथ ही पूरी दुनिया में जो लोग बैठे हैं आपको टारगेट करने के लिए और देश को टारगेट करने के लिए, उनको एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए यूथ को पैसिफाई करना, यूथ को डायरेक्शन देना, उस यूथ की एनर्जी को राष्ट्र निर्माण में सही रूप में लगाना, ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और 12 साल जो आपने काम किया है उससे यूथ खुश नहीं है। तो अगले 3 साल आपके पास मौका है इतिहास बनाने का। इसके अलावा जो बड़ा सवाल है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई का। आप बोलते रहिए कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी परेशानियों से बढ़ती जा रही है। तो इस ग्रोथ का भारत को क्या फायदा? अगर कुछ बड़े घराने जो सरकार की मदद से कई गुना बड़े हो गए, उसके कारण अगर जीडीपी बढ़ रही है, तो 80 करोड़ लोगों को अगर आपको फ्री राशन देना पड़ रहा है, तो पिछले 5 साल के अंदर आपने 80 का 70 करोड़ तो किया नहीं, 60 भी नहीं किया, 50 भी नहीं किया, तो कैसे पता लगे कि भारत के अंदर तरक्की हो रही है? आम आदमी परेशान है, महिलाएं परेशान है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, साथ ही साथ एजुकेशन महंगी है, दवाइयां महंगी है, हॉस्पिटल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आम आदमी क्या करे, ये हमें समझना होगा। पेट्रोल दुनिया में सबसे महंगा हम दे रहे हैं, अगर मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करूं। कहने का मतलब ये है कि आपको सोचना होगा, नहीं तो इतिहास बहुत ही क्रूरता से आपके बारे में लिखेगा। किसान और रूरल इकोनॉमी देश का आधार है। क्या किसान खुश है? पहले तो हमने 3 किसान कानून लाए, कानून अच्छे थे, लेकिन उसके बाद आपने किसानों की हेल्प के लिए क्या कार्रवाई करी? अदर देन 2000 रुपए उनके खाते में डालने के, और किसानों को हमने क्या सुविधाएं दी, ये समझना जरूरी है। क्या हमने किसानों को मंडी में भागीदारी दी? किसानों की प्रॉब्लम है मार्केट रेट। आज भी सारी एपीएमसी मंडियां बिचौलियों के हाथ में है, ट्रेडर्स के हाथ में है। आपने सारी एपीएमसी मंडियों को किसान संस्थाएं क्यों नहीं बनाया कि किसान उसका संचालन करे और किसान ही माल बेचे और जो कंज्यूमर खर्चा कर रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसान तक पहुंचे। जब हम कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, अमूल जैसी संस्थाएं बना सकते हैं, कुछ एफपीओज बना सकते हैं, तो क्या हम एपीएमसी मंडियां नहीं चला सकते? आपने, खासकर राज्य सरकार का विषय है तो 20 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, क्यों बदलाव नहीं किए गए? ये अपने आप में बड़े सवाल। अब इसके साथ सवाल आता है जो आज चर्चा का विषय है, वो है पेट्रोलियम पॉलिसी E20 इथेनॉल। हर व्यक्ति कह रहा है कि उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, एवरेज कम हो रही है। विज्ञान बोलता है कि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 70% एनर्जी होती है, 30% ऊर्जा कम होती है, 20% का मतलब है 6% एवरेज कम आना। लगातार आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इंजन सुटेबल नहीं है। विज्ञान बोलता है कि एनर्जी कम है, एवरेज कम आएगी, लेकिन आपके मंत्री विज्ञान को भी झुठला देते हैं और फिर रातों रात ऐसी रिपोर्ट जारी करवा देते हैं भारत की संस्थाओं से ताकि मंत्री जी की इज्जत बच जाए। आप क्या पूरी दुनिया को यह कहना चाहते हो कि सिर्फ एक मंत्री जो बोलेगा वो सही है और लाखों लोगों का जो डे टू डे एक्सपीरियंस है इथेनॉल के साथ वो खराब है? ये बड़े सवाल। अकाउंटेबिलिटी कहीं तो फिक्स करनी पड़ेगी और ये एक मौका है जब आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं। आप पे आरोप लगता है कि इस सरकार ने सिर्फ कुछ घरानों को ही अमीर बनाया, एमएसएमई बर्बाद हो गई, रोजगार नहीं मिल रहे, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट में 70% इंपोर्टेड कंपोनेंट है, मेक इन इंडिया रिजल्ट नहीं दे रहा।
एमएसएमई को रोजगार, जो उनका लेबर है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलती। वर्कफोर्स मिलती है तो बाजार नहीं मिलता। करप्शन पहले से कई गुना ज्यादा हो गया। ये डे टू डे एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको लगता है देश में सब सही चल रहा है। ऐसे मंत्रियों को क्या आपको हटाना नहीं चाहिए जिनके डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे? ये आपके पास मौका है, इसका आप फायदा उठाइए। क्योंकि जब आप एलिगेशन को हटाना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट होना होगा, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना होगा, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को बदलना होगा, रेगुलेटरी ओवरसाइट होनी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर जरूरी है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लोगों को यह लगता है कि भारत सरकार जो भी कानून बनाती है वो कुछ खास व्यापारिक घरानों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। चाहे वो एविएशन पॉलिसी बदलनी हो, चाहे वो इथेनॉल पॉलिसी बदलनी हो, चाहे वो एयरपोर्ट पॉलिसी बदलनी हो, चाहे वो पोर्ट पॉलिसी बदलनी हो, चाहे वो एल्यूमिनियम और माइनिंग की पॉलिसी बदलनी हो, या वो रियल एस्टेट की पॉलिसी बदलनी हो। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि किसी खास घराने के फेवर के लिए ये कानून बदले जा रहे हैं। ये तब होता है जब लोग एक ट्रेंड देखते हैं और ट्रांसपेरेंसी नहीं देखते। ये भी बड़े मुद्दे हैं जिनको समझना पड़े। हेल्थ केयर और एजुकेशन की मैंने आपसे बात करी। आम आदमी परेशान है। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, जिस तरह से वहां पे लूट मची हुई, चाहे आप प्राइवेट स्कूल चले जाइए या प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, आदमी ये सोच के परेशान हो जाता है कि सरकारी कॉलेज स्कूल में मेरे को एडमिशन नहीं मिलता। यहां तक कि आईएम्स और आईआईटीज की फीस इतनी बढ़ गई है, एक आम आदमी क्या अपने बच्चे को आईएम के अंदर अपनी तनख्वाह से फीस दे सकता है? एवरेज इनकम इस देश की करीब 2-2.5 लाख रुपए है, जबकि हिंदुस्तान में ही आईएम के अंदर जो फीस है वो 20 लाख रुपए। मतलब एक परिवार 10 साल मेहनत करे और एक पैसा भी अपने ना खर्चे, उसके बाद भी वो आईएम अहमदाबाद में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। ये कौन सी शिक्षा नीति, और ये क्यों हो रहा है? क्या सरकार को इतना टैक्स मिल रहा है? आज तक पेट्रोल डीजल के अंदर पिछले 12 साल में भारत सरकार ने करीब 75 लाख करोड़ रुपए कमाया। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर ये पैसा गया कहां? जिन सड़कों पे लगाया वो तो टूट रही है। अब सवाल इस बात का है कि इसकी जवाबदेही कौन देगा? ये मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। साथ ही अगर आप कैबिनेट के लिए बात कर रहे हो तो क्या दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो वेस्ट एशिया में है, ईरान का मुद्दा है, चाहे यूक्रेन का मुद्दा है, चाहे ट्रंप को डील करना है, चाइना से डील करना है, पाकिस्तान से डील करना है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और जिस तरह से दुनिया में तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, हमने 12 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया? डिजिटल सॉवरेनिटी की हम बात कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, दुनिया भर के मुद्दे हैं जहां पे आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चिंताएं हैं। भारत की रणनीति क्या है वो नहीं दिखती है, क्योंकि कोई भी ऐसा पोजीशन पेपर या पॉलिसी पेपर जनता के बीच में नहीं आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे क्या टारगेट्स हैं, हम कौन से साल में कहां तक पूरा कर लेंगे। हमने मेक इन इंडिया का टारगेट रखा 2015 में और ये कहा कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। वो कहां गए टारगेट? आपने 2047 की बात करनी शुरू कर दी, लेकिन 2027 में क्या क्या टारगेट पूरे होंगे इस पे कोई कागज पूरे भारत सरकार ने नहीं जारी की। इसका मतलब क्या है? क्या हम सच्चाई से भाग रहे हैं या अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं? इस बात को समझना होगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोदी ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल एसेट इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। आज हर आदमी ये कहता है कि मोदी एक बहुत स्ट्रांग लीडर है और सरकार में उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सारी पावर्स को सेंट्रलाइज कर दी है। किसी मंत्रालय में बगैर पीएमओ की कंसेंट या परमिशन के काम नहीं हो सकता। ये मान्यता सारी ब्यूरोक्रेसी में, सारा पॉलिटिकल सिस्टम इस बात को मानता है। यह आपकी ताकत है कि आपने पूरे सरकार को अपने हिसाब से चलाया, लेकिन जब उसी सरकार की फेलियर्स होती हैं तो उसकी जवाबदेही किसको होगी? वो भी तो आप ही को होगी। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम इस टीम को नहीं बदलेंगे और नई टीम नहीं लाएंगे जो आपके हिसाब से काम करे और रिजल्ट दे, तो एज ए कैप्टन सारा खामियाजा आपको ही उठाना पड़ेगा। और इतिहास इसके बारे में क्या लिखेगा?
कि मोदी जी के टाइम में ये सब चीजें होनी थी जो नहीं हुई, ये वादे किए थे जो कभी पूरे नहीं हुए। आपको क्या लगता है कि इतिहास नहीं लिखेगा? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, 12 साल हो गए। पहले 5 साल तो आपने कहा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम सुधारेंगे, 5 साल बहुत छोटा टाइम होता है। फिर अगले 5 साल आपने कहा देखिए हम ये सब कर रहे हैं, 10 साल हो, जनता ने आपको तीसरी बार मौका दिया, 2 साल भी निकल गए। अब लोग पूछते हैं 12 साल के बाद अब हिसाब तो दे दीजिए मोदी जी। आप कहते हैं हम हिसाब नहीं देंगे। और उसके ऊपर फिर राम मंदिर जैसा मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा आने के बाद जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी की साख गिरी और प्रधानमंत्री जी पे सवाल उठे हैं कि आप हर छोटी बड़ी घटना दुर्घटना के ऊपर ट्वीट करते हैं, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी का मुद्दा सामने आया और आपकी तरफ से आज तक एक बयान नहीं आया। क्या लोग इसको नोट नहीं करेंगे? और सवाल इस बात का है कि अभी तक लोग ये समझते थे कि आरएसएस शायद बीजेपी सरकार के ऊपर नजर रखे हुए है और उनसे काम करवाएगा, लेकिन राम मंदिर मुद्दे के बाद तो आरएसएस की छवि तो पहले से ज्यादा बदतर हो गई। तो अब ये उम्मीद कि आरएसएस बीजेपी से काम कराएगा, अब लोगों को वो उम्मीद छूट गई। तो अब बीजेपी को ही सत्ता में बैठ के काम करना होगा और उस टीम के कैप्टन है मोदी साहब। और अगर इस टीम को परफॉर्म करना है तो टीम के सदस्य तो ऐसे होने चाहिए जो डिलीवर कर सके। तो मोदी जी को अब ये सोचना होगा कि हर क्षेत्र में, चाहे जॉब है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, किसान है, करप्शन का मुद्दा है, पेपर लीक, इन्फ्लेशन, हर मुद्दे पे अब जनता जवाब मांगेगी। धीरे धीरे करके आप देखिएगा ये सारे मुद्दे निकल के आएंगे और मोदी जी को मुश्किल होगी ये बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेहतर ये है कि आप टीम बदल दें ताकि आपको ये कहने का मौका लगे कि ये सब लोगों ने काम नहीं किया था, इसीलिए मैंने इन सब की छुट्टी कर दी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भारत के समाज में क्या होगा? धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है, चाहे वो राम मंदिर की चोरी हो, चाहे हाईवेज का टूटना हो, या इंडिगो का एक दिन में 2500 फ्लाइट कैंसिल होना और उसके बाद कोई कार्रवाई ना होना हो। जनता सब देख रही क्योंकि सब परेशानी से गुजरते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है और जब फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है तो धीरे धीरे जो आपकी एक छवि थी कि एक लीडर की, उसके ऊपर दाग लगने लगता है। लोग जो अभी तक आपके इन्फ्लुएंस में थे, इल्यूजन में थे, अगर मैं ये कहूं कि आप भारत को एक नई दिशा देंगे, अब लोगों को हिम्मत टूटने लगती है कि शायद ये नेता भी कुछ ना कर पाए। ऐसी स्थिति के अंदर आपकी इमेज पे बहुत बड़ा दाग लगेगा। तो मुझे लगता है इसके लिए आपको काम करना चाहिए। और जब इमेज पे दाग लगता है तो क्रेडिबिलिटी पे सवाल आता है कि आप अकाउंटेबिलिटी चाहते ही नहीं हो। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, आज यूथ भारत का सड़कों पे है, कह रहा है मंत्री को हटाओ। एक मंत्री को आप नहीं हटा पा रहे हैं और पूरे देश में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? अगर आपको लगता है कि नहीं मंत्री के डिपार्टमेंट में गलती हुई, आप उनको हटा दीजिए, कह दीजिए ठीक है मंत्री ने काम नहीं किया, हम उसको हटा रहे हैं। लेकिन उस मंत्री को बचाने के चक्कर में आपने पूरे देश के युवा को अपने खिलाफ कर दिया। आपको क्या लगता है कि अगले 2 साल ये युवा अब आराम से बैठ जाएगा? मान लीजिए कल आपने 2 दिन बाद भी मंत्री को हटा दिया, आपको क्या लगता है जो इमेज डैमेज हुई है वो रिपेयर हो जाएगी? ऐसा होता नहीं। और तब तक लाखों मीम, लाखों वीडियोस सोशल मीडिया पे छा जाएंगे जो आपके खिलाफ, आपकी इमेज के खिलाफ काम करें। उस स्थिति में आप क्या करो? आप जितना डिले कर रहे हो उतना अपने खिलाफ माहौल बिल्ड कर रहे हो, ये आपको समझना होगा। इसका फायदा ऑपोजिशन उठाएगा। आपने भी उठाया था। अन्ना हजारे के मूवमेंट के समय आरएसएस बीजेपी ने पूरा साथ दिया था मनमोहन सरकार को हटाने के लिए। क्या ऑपोजिशन मौके का फायदा नहीं उठाएगा? जब आरएसएस और बीजेपी मौके का फायदा उठा सकते हैं तो बाकी विपक्षी पार्टियों को रोकने का क्या अधिकार? वो भी मौके का फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए डिले आप करेंगे उतना आप ऑपोजिशन को मजबूत करेंगे। और उसके साथ ही जब ऑपोजिशन मजबूत होगा और सरकार जब नहीं सुनेगी तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, जैसा भी ऑपोजिशन है सत्ता बदलना जरूरी है। वो ऑपोजिशन के फेवर में वोट नहीं करेंगे,
वो आपके खिलाफ वोट करेंगे कि मोदी साहब सुनते तो है नहीं। जो भी हो, कितना ही खराब नेता हो, एक बार मौका तो देना चाहिए। हमें उस नेता को हटाना है जो नहीं सुनता। लोग फिर नेगेटिव वोटिंग करते हैं, पॉजिटिव वोटिंग नहीं करते। इस बात को समझना होगा। तो इसीलिए मेरा तो ये कहना है मोदी जी से कि आपके पास बहुत बड़ा मौका है, पूरा मंत्रिमंडल बदल डालो। जितने लोगों को आप हटा सकते हो हटा दो, खासकर एक दो मंत्रालय जो आपको लगता है कि उन मंत्रियों के बगैर काम नहीं हो सकता, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स है या कोई और है, बाकी तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय। वो मंत्री अगर 6 महीने छुट्टी में भी चले जाएंगे, मंत्रालय का काम नहीं रुकता, क्योंकि काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है। मंत्री की तरफ से कोई ऐसा टेक्निकल इनपुट नहीं मिलता कि जिसके बगैर मंत्रालय रुक जाएगा। आपको रबर स्टैंप चाहिए, आप बदल दीजिए, एक मंत्री की जगह दूसरा बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश फिर भी चलेगा। मंत्रालय आप 6 महीने के लिए बंद भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया फिर भी चलती। कहने का मतलब ये मौका है अपने पुराने 12 साल का जो आपका अकाउंटेबिलिटी गैप है, परफॉर्मेंस गैप है, उसको भरने के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। अगले चुनाव से पहले आपके पास 3 साल हैं, लग के अगर आप काम करेंगे तो देश आपका दोबारा साथ देगा। इसीलिए परफॉर्मेंस बेस्ड मिनिस्ट्रियल इवैल्यूएशन होना चाहिए, और हर महीने आप आंकड़ा जारी करिए ना। भारत सरकार के आंकड़े जारी ही नहीं होते, और होते हैं तो आधे अधूरे। इस बात को लेकर भी सोचना जरूरी है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि मोदी जी, बदलाव जरूरी है और ये मौका है, जनता आपका साथ देगी। अगर आप कहते हैं कि ठीक है, मैं अगले 1 हफ्ते में बड़ा बदलाव कर रहा हूं, आपको करना पड़ेगा, चाहे आप दबाव में करें या खुशी से करें। तो बेहतर यही है कि जब तक इतना दबाव ना बढ़ जाए कि मजबूरी में करना पड़े, तब आपको लगेगा सरेंडर। जैसे ट्रंप ने मजबूरी में ईरान के आगे साइन किया, तो कहा जा रहा है कि ट्रंप ने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया। यही बात अगर वो सीज फायर खुद सब कर देते तो इतनी बेइज्जती नहीं होती। यही हाल होगा कि अगर पूरे देश में किसान और युवा सड़कों पे आ जाएं और फिर आप बदलाव करो, तो फिर यही होगा कि आप पॉलिटिकल प्रेशर जब तक बिल्ड नहीं होगा, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे या सरेंडर नहीं करेंगे। ये आपकी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सवाल अब यह नहीं है कि द कंट्री हैज चेंज, द चैलेंजेस हैव चेंज, देयरफॉर माय टीम मस्ट चेंज। ये आपका रास्ता है। इशू ये भी नहीं है कि कैन आई कंटिन्यू विद द सेम कैबिनेट। इशू ये नहीं है। लोग ये कहेंगे, कैन द सेम कैबिनेट डिलीवर व्हाट इंडिया विल डिमांड फ्रॉम मी ओवर नेक्स्ट 5 years। क्या ये कैबिनेट भारत की आकांक्षाओं को पूरा करता है? सवाल ये है। पूरे देश को लगता है नहीं करता। आपको लगेगा कि ये तो प्रदर्शन है, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने वाली चीज नहीं है मोदी जी। लोग सड़कों पे ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आज हिंदुस्तान की जुडिशरी का हाल देख लीजिए। किस तरह की बातें समाज में चल रही हैं, ऐसा कभी नहीं होता था। आपके पास कॉमेडियन के लिए टाइम है, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज बच्चों पे करती है और देश का न्यायालय ये बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं। मतलब देश के यूथ के लिए टाइम नहीं है, पुलिस की अत्याचार के लिए टाइम नहीं है, लेकिन देश के कॉमेडियंस के लिए आपके पास टाइम। ये जुडिशरी क्या मैसेज देना चाह रही? आपको क्या लगता है ये चीजें समाज नोट नहीं करेगा? ये बड़े सवाल है। इसीलिए मेरा तो ये कहना है मोदी जी, टीम बदलो और आपकी इमेज बच जाएगी। नहीं तो इतिहास, आज हम बात करते हैं ना कि नेहरू ने ये 50 गलतियां करी। नेहरू के समय तो सोशल मीडिया नहीं था, तो जो भी लिखा गया वो 10, 15, 20 किताबों में लिखा गया। लेकिन जब आपका इतिहास लिखा जाएगा तो सोशल मीडिया भरा पड़ा होगा कि मोदी जी ने क्या क्या गलतियां करी। तब आप किस किस को जस्टिफिकेशन दो? इतिहास क्या करेगा? आज नहीं लिखेगा इतिहास, क्योंकि आज आप सत्ता में हैं। अगर कोई भी लिखेगा उसके ऊपर सख्ती हो सकती है, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, जैसे आज नेहरू के हम 50 साल बाद चर्चा करें, 20-25 साल बाद जब आपके इसके शासन की चर्चा होगी तो लोग कैसे लिखेंगे? कभी इसके बारे में भी सोचिएगा। इतिहास वो नहीं लिखेगा जो आप चाहते हैं। इतिहास लिखेगा जो एविडेंस उनको सोशल मीडिया पे मिलेगा, साइबर स्पेस में मिलेगा। और ऐसे सैकड़ों वीडियोस होंगे
जिसको एनालाइज करना आसान होगा और झुठलाना मुश्किल होगा। नेहरू कहते कोई एविडेंस है ही नहीं, सिर्फ किताबों में लिखे हुए स्टेटमेंट। यहां तो लाइव वीडियोस मिलेंगे, तब आप क्या बोलेंगे? तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत जरूरी है मोदी साहब, इस मौके का फायदा उठाइए, कैबिनेट को बदल डालो, आपका भी फायदा होगा। तो देश में अभी गुस्सा सड़कों पे आ रहा है वो भी तुरंत शांत हो जाएगा और आपको एक नई शुरुआत का मौका मिल जाएगा। आपने राज्यों में किया, जब आपको लगा कि गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपने पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। आपने क्यों किया था? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि लोगों का गुस्सा चुनाव में बीजेपी के ऊपर दिखे, तो आपने पूरा सिस्टम बदल दिया। क्या ये काम आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं कर सकते जो आप राज्यों में कर रहे? आपको पता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप कुछ चुनिंदा मंत्रियों को, जिन्होंने काम ढंग से नहीं किया, उनको बचाने के लिए पूरे देश को सड़कों पे लाने पे मजबूर कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? आज जो मध्यम वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी? जवाब तो चाहेंगे लोग। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी जी को इस समय अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहिए या नहीं? और जिन मंत्रियों पे सवालिया निशान है और जिन्होंने डिसीजन लिए हैं जिनसे जनता परेशान है, एक दो नहीं, ऐसे क्या 10 15 20 मंत्रियों को नहीं बदलना चाहिए? क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए? जो भी आपके विचार, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।